ये बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन स्टडी कर रहे हैं। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं ब्लड कार्पसेल्स या ब्लड सेल्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, एक होता है पीसीवी और एक होता है एचवी। पीसीवी का मतलब होता है, बोलो, पैक्ड सेल वॉल्यूम। ठीक है, इसका मतलब होता है, बोलो, वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी प्लस प्लेटलेट्स। ठीक है, बोलो, प्लेटलेट्स, इनका वॉल्यूम होता है। और एचबी का मतलब होता है हिमेटोक्रिट वॉल्यूम। ठीक है, हिमेटोक्रिट वॉल्यूम का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ आरबीसी। बात समझ में आए? बोलो, मैंने क्या बोला, दो वर्ड बताए, एक बताया पीसीवी, एक बताया एचवी। अब क्या बता रहा हूं कि एचवी, बोलो, ऑलमोस्ट इक्वल टू पीसीवी। इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारे ब्लड में सेल्स तो 3 है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, लेकिन सबसे ज्यादा क्या होती है? बोलो, आरबीसी होती है। बोलो, आरबीसी की संख्या क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। हाँ, समझो ना? ठीक है, तो मैंने कहा, अर्थात इट मीन्स, बोलो, ब्लड में सबसे ज्यादा आरबीसी ही होती है। ठीक है, बात समझ में आए? बोलो, आपको पता है आरबीसी के नंबर तो मिलियन में है। मेल में बात करो तो 5.5 मिलियन पर एमएमक्यू ऑफ ब्लड। बोलो, फीमेल में 4.5 मिलियन। ठीक है, डब्ल्यूबीसी की बात करें तो 8 से 12,000 के आसपास पर एमएमक्यू ऑफ ब्लड होता है। प्लेटलेट की बात करें तो 1 से 1.5 लाख। ठीक है, तो इसका मतलब डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट के कंपेयर में आरबीसी का नंबर क्या है? मच मोर, मतलब बहुत ज्यादा होता है। इसलिए जो टोटल वॉल्यूम है, बोलो, वो ऑलमोस्ट इक्वल टू एचवी होता है। पीसीवी का मतलब पैक्ड सेल वॉल्यूम, यानी टोटल मैंने आपसे कहा वॉल्यूम ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। और एचवी का मतलब होता है ओनली वॉल्यूम ऑफ आरबीसी, और एचवी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू एचसी, पैक्ड सेल वॉल्यूम। क्लियर? यानी इससे हमें क्या पता चला कि सबसे ज्यादा कौन सी होती है? आरबीसी। तो अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, कौन सी ब्लड सेल्स, ब्लड कार्पसेल्स सबसे ज्यादा ब्लड में होती है, तो सबसे ज्यादा होती है आरबीसी, उसके बाद प्लेटलेट, और सबसे कम होती है डब्ल्यूबीसी। क्लियर? ओके, अब अपने को तीनों पढ़नी है। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं आरबीसी। ठीक है, अब आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पसेल्स या रेड ब्लड सेल्स। ओके, इसके बारे में बहुत सारी बातें, फैक्ट्स हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। तो 1 2 3 4 करके हम सारी बातें जितनी इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं एग्जाम में, वो सारा मैं कलेक्शन करा। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें आरबीसी की, तो मैंने कहा आपको सबसे पहले बताऊं तो हमें देखना है, बोलो, एक एक करके। पहला मैंने कहा साइज ऑफ। ठीक है, कोई भी ब्लड सेल्स होगी तो शुरू की बातें साइज, शेप, काउंट, ये और लाइफ स्पान, ये 4 बातें तो हमें सबसे पहले करनी पड़ेगी। बोलो, क्या करनी पड़ेगी? साइज, शेप, काउंट एंड लाइफ स्पान। क्लियर? तो साइज मैंने कहा 7.5, बोलो, माइक्रोन। क्या होती है? 7.5 माइक्रोन। बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया। ठीक है, अब आपको मैं दूसरी बात क्या बता रहा हूं कि जब आरबीसी की साइज के अंदर चेंज आता है तो उसको बोलते हैं एन आइसोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? एन आइसोसाइटोसिस। तो मैंने कहा चेंज, ठीक है, इन साइज ऑफ आरबीसी, उसको बोलते हैं एन आइसोसाइटोसिस। क्लियर? एन आइसोसाइटोसिस, ये टर्म है जो आपको पता होनी चाहिए। दिमाग में आता साइज में चेंज कब आएगा, तो यहां पर तीसरा पॉइंट क्या बता रहा हूं कि ये है आरबीसी। सपोज दैट 7.5 माइक्रोन वाली आरबीसी। क्लियर? जब भी किसी इंसान के अंदर, बोलो, आयरन की कमी हो जाती है, कितनी डेफिशिएंसी हो जाती है? आयरन की, तो आरबीसी की साइज छुटकी हो जाती है। क्या हो जाती है? एकदम छोटी। और जब भी किसी इंसान के अंदर किसकी कमी हो जाती है? फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है। ठीक है,
बोलो फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है तो आरबीसी की साइज क्या हो जाती, बढ़ जाती है। बात समझ में? तो दोनों ही में क्या हो रहा है, आरबीसी की साइज में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसको बोलते हैं माइक्रोसाइटिक एनीमिया, क्लियर, और इसको बोलते हैं मैक्रोसाइटिक एनीमिया, क्लियर, मैक्रोसाइटिक। बात समझ में आए बोलो ओके। तो आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। तो ये तीसरा पॉइंट समझ में आया, मतलब हमें ये पता चल गया कि माइक्रोसाइटिक एनीमिया ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, बोलो मैक्रोसाइटिक एनीमिया ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड एंड चेंज ऑफ साइज ऑफ आरबीसी नॉन एज एन आइसोसाइटोसिस। इसी बात भी समझ में आई बोलो ओके। उसके बाद बात करें हम नंबर 4, क्लियर। मैंने कहा यहाँ पर शेप ऑफ आरबीसी, ठीक है, आरबीसी का शेप होता है बाई कॉन के। हमारी आरबीसी का शेप कैसा होता है, बाई कॉन के, क्लियर, बोलो बाई कॉन के मतलब द्वि अवतल, क्या बोलेंगे, द्वि अवतल, ठीक है, द्वि अवतल, द्वि अवतल। बात समझ में आए बोलो ओके। अच्छा, उसके बाद क्या बता रहा हूं यहाँ पर, मैंने कहा बोलो काउंट ऑफ आरबीसी, ठीक है, बोलो आरबीसी की संख्या, ठीक है, हमारे ब्लड में बोलो इनका नंबर प्रति घन मिलीमीटर ब्लड में बताया जाता है। तो जैसे मैंने कहा यहाँ पर बोलो इन एल, ठीक है, बोलो 5.5 पर mm³ ऑफ ब्लड, ठीक है, बोलो 5.5 मिलियन बोलो प्रति mm³ ऑफ ब्लड, ओके। और इन फीमेल, फीमेल में थोड़ी सी आरबीसी संख्या कम होती है, ठीक है, ओके, बोलो ऊपर वाले को पता था थोड़ा खून तो वैसे ही पिएगी, तो बात समझ में आई, थोड़ी ज़्यादा दे देता हूँ, इधर थोड़ी कम दे देता हूँ, क्लियर। तो ध्यान रखना है मेल और फीमेल के अंदर काउंट में, मेल में थोड़ी क्या होती ज़्यादा होती, फीमेल में कम होती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती है। तो मैंने सबसे पहले 4 बातें क्या बताई समझ में, ये हमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट सब में फॉलो करना है। सबसे पहले साइज बताऊंगा, देन यहाँ पर साइज के चेंज को किसी नाम से जाना जाता है वो बताया, चेंज कब होगी साइज वो बताया, देन आपको मैंने काउंट बताया और बोलो क्या बताया, शेप बताया। अब मैं बताऊं लाइफ स्पान, ये तो कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, ऑफ आरबीसी 120 डेज, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है 120 डेज, क्लियर। अच्छा, नंबर 7 क्या बता रहा हूँ, एवरी डे 1% आरबीसी डिस्ट्रॉय होती है और 1% आरबीसी नहीं बनती है। ये डाटा भी एग्जाम में पूछा गया है कि प्रतिदिन हमारे कितने परसेंट आरबीसी नष्ट होती है और कितनी बनती है। 1% ही नष्ट होती है और 1% ही बनती है, तो बैलेंस बना हुआ रहता है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब एवरी डे, ठीक है, बोलो यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, मैंने कहा एवरी डे, ठीक है, प्रतिदिन, प्रतिदिन 1% आरबीसी बोलो नष्ट डिस्ट्रॉय होती है, ठीक है, तथा 1% आरबीसी ही 1% आरबीसी, ठीक है, आरबीसी बोलो प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिदिन बोलो बनती है, ठीक है। तो ये वाला फैक्ट भी बड़ा काम का है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद नंबर 8, क्लियर। एक बार 10 फैक्ट बताऊंगा नोट करोगे, फिर 10 बताऊंगा नोट करोगे, ऐसे चलेगा, ठीक है। फिर मैं क्या लिख रहा हूँ, मैंने कहा ब्लड, ठीक है, बैंक ऑफ आरबीसी, क्लियर। आरबीसी का ब्लड बैंक किसको कहा जाता है, स्प्लीन को, ठीक है, इसको कहा जाता है स्प्लीन। डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि आरबीसी का ब्लड बैंक बोलो किसको कहा जाता है, स्प्लीन को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा मैंने, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का कब्रिस्तान भी किसको कहा जाता है, स्प्लीन को, ठीक है, बोलो आरबीसी का कब्रिस्तान, ठीक है, कब्रिस्तान भी किसको कहा जाता है, स्प्लीन को। इसका मतलब हुआ स्प्लीन ऐसा होता है जहां आरबीसी को नष्ट भी किया जाता है, थोड़ा स्टोर भी, समझ में आए बोलो ओके। स्प्लीन में दोनों काम होते हैं, नष्ट भी होती है और स्टोर भी होता है, इसलिए ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी भी कौन है, स्प्लीन है, और ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कौन है, स्प्लीन है, ठीक है। उसके बाद नंबर 10 पॉइंट 10 क्या बता रहा हूं यहाँ पर, मैंने कहा कि जो आरबीसी होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, इसका मतलब आरबीसी का रेस्पिरेशन कैसा होगा, आरबीसी भी सेल है, उसका होगा एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, क्लियर।
आरबीसी में मैंने कहा एन एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। एन एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब ए वायवीय श्वसन, ठीक है। बोलो होता 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 है, ठीक है। बिकॉज क्योंकि इसमें 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 क्या एब्सेंट रहता है, बोलो बोलो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, क्लियर, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट, ठीक है, एब्सेंट होता है। अगर ये बात मैंने आपको बताई तो अगेन हमें पता होना चाहिए कि आरबीसी में ओनली ग्लाइकोलाइसिस की एंजाइम उपस्थित होते हैं, क्रेब्स साइकिल के एंजाइम नहीं हो गए क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। बोलो क्लियर। आरबीसी में बोलो केवल, मैंने कहा केवल ग्लाइकोलाइसिस, क्लियर, ग्लाइकोलाइसिस मतलब ईएमपी पाथवे, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या होता है, एमडन मेरहॉफ पर्नास पाथवे, ठीक है। बोलो मैंने कहा आरबीसी में केवल ग्लाइकोलाइसिस के ही बोलो एंजाइम, ठीक है, एंजाइम उपस्थित उपस्थित होते हैं, ठीक है। उसके बाद और बातें बताऊं तो मैंने कहा आरबीसी के सरफेस पे ब्लड ग्रुप की एंटीजन उपस्थित होती है, आरबीसी के सरफेस पे आरएच फैक्टर की एंटीजन उपस्थित होती है, ठीक है। आरबीसी की सरफेस सरफेस पर ब्लड ग्रुप, ठीक है, ब्लड ग्रुप की एंटीजन, ठीक है, एंटीजन ओके उपस्थित उपस्थित होती है, ठीक है। इसी तरह से मैंने कहा आरबीसी की सरफेस पर, ठीक है, बोलो आरएच फैक्टर, क्लियर, आरएच फैक्टर, ओके, बोलो आरएच फैक्टर की एंटीजन, ठीक है, एंटीजन मैंने कहा उपस्थित होती है, क्लियर। बोलो ये सारे हम क्या देख रहे हैं, आरबीसी के बारे में फैक्ट्स देख। अभी बहुत सारी बातें आरबीसी के बारे में बता नहीं है, पहला आप 13 नोट करो, फिर आगे और कहानी बढ़ाता हूँ। मतलब हर एक पॉइंट अपने आप में कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है, ओके ओके। आरबीसी को हम कैसे पढ़ रहे हैं समझ में आया, बोलो कि हर एक लाइन इसका एक फैक्ट, इसकी एक प्रॉपर्टी एग्जाम का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। हेटोक्रिट वॉल्यूम, हो गया।
ओके ओके सारे कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। लाइफ स्पान पूछ लेते हैं कभी, कितने परसेंट आरबीसी एवरीडे डेस्ट्रॉय और फॉर्म्ड होती है, तो 1%, 5%, 10%, बोलो ऐसा लिखा हुआ आता है। ठीक है, लाइफ स्पान होता है 100 डेज, 120 डेज, बोलो 1 मंथ, ऐसे लिखा हुआ आता है। ठीक है, तो सबका देखेंगे लाइफ स्पान, सबका देखेंगे। ठीक है, आरबीसी के बोलो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हो गया? ओके,
ओके, आगे बताओ, मैं बोलो, इतनी बातें समझ में आई? ओके, नंबर 14, हर एक चीज एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। तो वापस आगे की जर्नी देखो आरबीसी की। मैंने कहा आरबीसी में ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। बोलो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। रेटिकुलम बोलो एब्सेंट, ठीक है, होती है। तो इसका मतलब बोलो इसलिए, ठीक है, इसके बोलो इसलिए इसमें इसके एंडोस्केलेटन, ठीक है, को स्ट्रोमेटिन क्या कहते हैं? बोलो स्ट्रोमेटिन कहते हैं, ठीक है। बोलो एंडोस्केलेटन को क्या कहते हैं? स्ट्रोमेटिन कहते हैं। बोलो इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होती है, बोलो एंडोस्केलेटन को क्या कहते हैं? स्ट्रोमेटिन, ठीक है। उसके बाद नंबर 15 क्या बता रहा हूं? आरबीसी, ठीक है, में हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है, ठीक है। इसलिए आरबीसी बोलो O2 का क्या करती है? ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करती है। ओके, उसके बाद क्या बता रहा हूं कि प्रत्येक आरबीसी, ठीक है, में 26.5 करोड़ हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल, ठीक है, मॉलिक्यूल होते हैं। बोलो हर आरबीसी में कितने? बोलो 26.5 करोड़ हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, ठीक है, मॉलिक्यूल 4O2 का ट्रांसपोर्ट, ठीक है, करता है। बिकॉज क्योंकि बोलो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, ठीक है, में 4Fe+2 आयन उपस्थित होते हैं, ठीक है। बोलो हीमोग्लोबिन में आयरन किस फॉर्म में रहता है? Fe+2 की फॉर्म में, बात समझ, फेरस की फॉर्म में रहता है। और एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में कितने Fe के मॉलिक्यूल आयरन होते हैं? 4। इसलिए एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल कितने O2 को ट्रांसपोर्ट करता है? 4, ध्यान रखना, क्लियर। उसके बाद क्या बता रहा हूं कि हीमोग्लोबिन, ठीक है, O2 से जुड़कर, ठीक है, जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, बोलो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड बनाता है, ठीक है। बोलो कंपाउंड बनाता है। कभी एग्जाम में पूछ ले कि जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ता है तो कौन सा कंपाउंड बनता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। फिर क्या बता रहा हूँ, ये जुड़ता इससे भले ही है, लेकिन हीमोग्लोबिन बोलो प्यार किसी और से करता है, वो कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड, और वो भी O2 से 200 से 300 टाइम्स ज्यादा करता है, क्लियर। तो हीमोग्लोबिन O2 की तुलना में, कंपैरिजन में, तुलना में CO मतलब कार्बन मोनो ऑक्साइड, ठीक है, से मैंने कहा जुड़ने की प्रवृत्ति, टेंडेंसी 200 से 300 गुना, ठीक है, 200 to 300 टाइम्स, बोलो ज्यादा, ठीक है, ज्यादा रखता है। ओके, ज्यादा रखता है। ओके, लेकिन होता क्या है कि जनरली बोलो उसको O2 ही मिलती है, इसलिए O2 से जुड़ता है। बोलो कार्बन मोनोऑक्साइड तो कब मिलेगी? अगर कोई इंसान बोलो किसी घर के अंदर बोलो जैसे सिगड़ी जला के सोया है और उसको बुझाया लेकिन पूरा नहीं बुझाया है, तो जब इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। तो पहले आपने देखा होगा, अब तो खैर अवेयरनेस आ गई है, पहले लोग कच्चे घरों में रहते थे, सर्दी के दिनों में बोलो हीटर वीटर तो होते नहीं थे, वो लोग क्या करते थे? सिगड़ी जलाते थे और बोलो उसको पूरा बुझाया नहीं तो सुबह सब बड़े भाई मिलते थे, क्लियर। रीजन क्या है कि उस में कार्बन मोनोऑक्साइड फैल जाएगी बोलो, और कार्बन मोनोऑक्साइड बोलो तो नींद में है, तो नींद में हम बोलो इनहेल तो करते ही है बोलो, तो एयर जाएगी जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। हीमोग्लोबिन खुश हो जाए, आज तो मेरी मिठाई आई है, बोलो कौन खुश हो जाएगा? हीमोग्लोबिन, क्लियर। वो कहेगा अब तो मैं O2 से नहीं जुड़ूंगा, बोलो किसको जोड़ेगा?
कार्बन मोनोऑक्साइड को, क्लियर। और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड बनाएगा, तो इसका मतलब O2 का ट्रांसपोर्ट होगा ही नहीं, और अगर हमारे अंदर O2 का ट्रांसपोर्ट नहीं हो तो हम वैसे ही मर जाएंगे। बोलो बात समझ, एस्पेक्सिया हो जाएगा, श्वासावरोध हो जाएगा। कोई कहे सर कैसी फीलिंग्स आएगी, तो मेरे कहने का मतलब किसी का गला थोड़ी देर दबा के फिर थोड़ा छोड़ देना। बोलो जब गला दबाते हैं तो कैसे हाथ पैर बोलो, और समझो वैसी फीलिंग्स आए। एस्पेक्सिया मतलब समझो, बोलो जब आपके बोलो O2 ट्रांसपोर्ट नहीं होता है तो आपका दम घुटने लगता है। बात समझो ना, जो अभी कोविड के टाइम में जब लोगों में ऑक्सीजन का कम हो गया था लेवल, तो लोग कैसे तड़प रहे थे, बात समझो ना, ठीक वैसी कंडीशन हो जाती है। और चूंकि वो नींद में रहते हैं तो वो लोग, वो उनको मौका ही नहीं मिलता और वो लोग खत्म हो जाते, ठीक है। तो इसका मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड मोर डेंजरस है, बात समझो ना, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, समझ में आया बोलो, कि हीमोग्लोबिन O2 के कंपेयर में कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ने की टेंडेंसी कितने टाइम्स रखती है, 200 to 300। ये कितनी बार एग्जाम में पूछा गया, क्लियर। उसके बाद क्या बता रहा हूँ, ये हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड जब जुड़ेंगे तो कौन सा कंपाउंड बनाएंगे, मैंने कहा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड, ठीक है। मैंने लैंग्वेज नहीं लिख करके ऐसे लिख दिया, समझ जाओगे, बोलो बनता है। अरे समझे समझे बोलो, हीमोग्लोबिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ती है तो कौन सा कंपाउंड बनता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और जनरली O2 से जुड़ती है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्लियर, ओके। तो उसके बाद नंबर 20, ठीक है। 20 में क्या बता रहा हूं आपको, मैंने कहा बोलो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, डिसोसिएशन कर्व, ठीक है, सिग्मोइड, सिग्मोइड, ठीक है, होता है, ठीक है। बोलो ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व का होता है सिग्मोइड, क्लियर। जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे बोलो नेक्स्ट, तो मैं आपको उसमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन पूरा डिसोसिएशन कर्व बना के बताऊंगा, बात समझ, क्योंकि उसमें हम ऑफिशियली पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 और ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, बात समझ। अभी तो हम आरबीसी पढ़ रहे हैं, तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, इसलिए मैंने थोड़ी बातें बताई। बाकी ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व बोलो ऑफिशियली हम कब पढ़ते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, क्योंकि रेस्पिरेटरी में हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, क्लियर। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व कैसा होता है, सिग्मोइड होता है, क्लियर। उसके अलावा और बातें क्या बता रहा हूँ, आरबीसी का फॉर्मेशन, ठीक है, बोलो रेड बॉन मेरो, नाम सुना बोलो, रेड बॉन मेरो, लाल अस्थि मज्जा, ठीक है, लाल अस्थि मज्जा, क्लियर, बोलो में होता है, ठीक है। बात समझ में आए बोलो। तो अगेन ये फैक्ट नोट करो, फिर और कहानी आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। ओके, ओके, ये नोट बोलो।
पहले एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4O2 का 4O2 मॉलिक्यूल, ठीक है, 4O2 मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करता है, बिकॉज एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में कितने Fe+2 के आयरन मॉलिक्यूल होते हैं? 4 Fe+। लाइन समझ, ये समझ, ओके, इधर ध्यान देना, बहुत अच्छे से समझाता हूं मैं। देखो क्या होता है, एक हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन को शॉर्ट में एच भी लिखते हैं, ये तो जानते हो, बोलो, इधर ध्यान देना। हीमोग्लोबिन दो चीजों से मिलकर बना है, एक हिम प्लस एक ग्लोबिन, एक हिम और एक ग्लोबिन, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन के अंदर हिम के कितने अणु होते हैं? 4, और ग्लोबिन का कितना होता है? 1 अणु होता है। हाँ, समझ में आए, बोलो। लेकिन जो ग्लोबिन होता है, बोलो, उसके अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है, ठीक है। वापस समझना, ग्लोबिन इज ए प्रोटीनियस पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। क्या बता रहा हूँ, मेरी बात को समझना। हीमोग्लोबिन खुद नेचर में प्रोटीन होता है, खुद नेचर में क्या होता है? प्रोटीन होता है, क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब है, हीमोग्लोबिन दो कंपाउंड से मिलकर बना है, एक हिम प्लस एक ग्लोबिन, जिसमें हर एक हीमोग्लोबिन में हिम के कितने अणु होते हैं? 4, और ग्लोबिन के कितने होता है? 1। लेकिन एक ग्लोबिन के अंदर कितनी पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है? 4 चेन होती है, 2 अल्फा और 2 बीटा, 2 अल्फा और 2 बीटा, क्लियर। एक अल्फा चेन जो होती है उसके अंदर 141 एमिनो एसिड होते हैं, ठीक है, बोलो, एमिनो एसिड होते हैं, क्लियर। और एक बीटा जो होती है उसके अंदर मैंने कहा आपको 146 एमिनो एसिड होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर मैं देखूं हीमोग्लोबिन में टोटल नंबर ऑफ एमिनो एसिड कभी पूछा जाए तो 574 होते हैं। 574 कैसे आएंगे? यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 282, और यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, मैंने कहा, बोलो, यहाँ पर 9 और 2, जरा इनको काउंट करना, 2 2 4, 9 8 7, और यहाँ पर 574 एमिनो एसिड, क्लियर। ये तो चलो सी समझ में आए, बोलो। अब जो हिम होता है, हिम के अंदर 4 अणु है हिम के, एक हिम का जो मॉलिक्यूल होता है वो आयरन पोरफायरिन का बना होता है, उसमें एक Fe+2 और एक पोरफायरिन रिंग होती है, तो इसका मतलब 4 हिम के मॉलिक्यूल है, तो Fe+2 के कितने हुए, बोलो, हीमोग्लोबिन में 4 हुए, ये कहना चाहता। हाँ, समझ में आए, बोलो, मेरी बात समझ में। तो यहां से मैंने काम की चीज निकाली और वो यहां लिखा दी, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछते हैं कि एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल कितने O2 का मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करता है? 4 का करता है। क्यों करता है? बिकॉज एक हीमोग्लोबिन के अंदर Fe+2 के आयन कितने होते हैं? 4 होते हैं। 4 कैसे आए, समझ में आया, बोलो। क्योंकि एक हिम का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें एक Fe+2 और एक पोरफायरिन रिंग होती है, तो 4 हिम के मॉलिक्यूल है, तो 4 Fe+2 और 4 पोरफायरिन रिंग। ये बात समझ में आए कि नहीं आए, बोलो। ओके, तो नोट करोगे, आई बात समझ में, बोलो आपको। अरे एकदम सिंपल लाइन आई समझ में, बोलो। कभी ना कभी सुना होगा ना, 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4O2 मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करके। Hb+O2, HbO2, और इसको क्या कहते हैं? ऑक्सीमोग्लोबिन, ठीक है।
के बात समझ में आए बोलो। ठीक है, हीमोग्लोबिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ता है तो कौन सा कंपाउंड बनाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। जब O2 से जुड़ता है तो कौन सा बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। फिर जनरली कौन सा कंपाउंड बनता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्स मोनोऑक्साइड तो बोलो हीमोग्लोबिन की मिठाई है जो कभी कभी उसको मिलती है, ठीक है, बट वो O2 से प्यार कितने गुना ज्यादा करता है इससे? 200 to 300 टाइम्स। बात समझ में आए? और अगर कभी 200 गुना, 100 गुना, 300 गुना आए तो इस पे डबल टिक लगा दो, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। यार 100 से 200, 200 से 300, तब तो 200 से 300, लेकिन अगर एक टिक करना हो तो कितने गुना बोलो? 200 गुना, ठीक है। मेरी बात समझ में आई बोलो आपको? ठीक है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन कर्व, ठीक है, क्या लिखा मैंने? ऑक्सी ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र, ठीक है। ओके, मेरी बात समझ में आए बोलो? अब समझ गए? वन हिम वन हिम मॉलिक्यूल में क्या होता है? 1Fe+2। तो 4 हिम मॉलिक्यूल में 4Fe+2। और समझे समझे बोलो? और चारों हिम किस में होता है? हीमोग्लोबिन। तो एक हीमोग्लोबिन में कितने Fe+2 है? 4 हुए। हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर बहुत लंबी चौड़ी होती है। और समझे समझे बोलो? क्लियर? ओके, ये जो मैंने बताया समझ में आया बोलो आपको? और ये वाला डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हीमोग्लोबिन में टोटल कितने एमिनो एसिड होते हैं? 574 एमिनो एसिड। पूरी बायोलॉजी में दो ऐसे प्रोटीन है जिसके नंबर ऑफ एमिनो एसिड याद होने चाहिए, एक इंसुलिन 51 और एक हीमोग्लोबिन 574। ये दोनों ऐसे हैं जिनके याद होने चाहिए, अक्सर एग्जाम में पूछते, ठीक है। आगे बढ़ो, कहानी को बोलो। यहाँ तक बात समझ में आए बोलो आपको? ठीक है, मतलब आपको ये भी पता चल गया कि हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है, तो उसमें पॉलीपेप्टाइड चेन वाला पार्ट कौन सा है? ग्लोबिन है। कौन है बोलो? ग्लोबिन है। जिसके अंदर कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है? 4, 2 अल्फा और 2 बीटा। जबकि इंसुलिन में दो ही चेन होती है, एक अल्फा और एक बीटा। उसमें टोटल नंबर ऑफ एमिनो एसिड 51 होते हैं। यहाँ टोटल नंबर ऑफ एमिनो एसिड कितने होते हैं? 574 होते हैं, ठीक है, 51 एमिनो एसिड, ठीक है। तो हाँ, यहाँ से कोई लेना देना नहीं, मैंने तो आपको ऐसे ही बताया। तो हम प्रोटीन पूरा टॉपिक पढ़ते हैं, बायोमोलिक्यूल जब पढ़ते हैं,
मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में प्रोटीन पूरा डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है। तो नंबर 23, ठीक है। अब आगे क्या बता रहा हूं, बोलो, मैंने कहा स्टेन, ठीक है, ऑफ आरबीसी बाय, मैंने कहा इओसिन, ठीक है, एसिडिक डाई। पहले बताओ ये वाला पॉइंट समझ में आया? कभी भी पूछा जाए आरबीसी को स्टेन किससे किया जाता है? इओसिन से। इओसिन कैसी डाई है? एसिडिक डाई है। क्लियर? हालांकि स्टेन वाली ज्यादा बातें हम डब्ल्यूबीसी में करते हैं, बात समझ ना? ओके, तो यहाँ पर आपको आरबीसी का पूछ ले तो किसके द्वारा किया जाता है? बोलो, मैंने कहा बोलो इओसिन एसिडिक डाई, ठीक है। अब क्या बता रहा हूँ, आरबीसी, ठीक है, 0.9% NaCl के साथ बोलो आइसोटोनिक होती है, आइसोटोनिक, ठीक है, समपरासरी होती है। ये वाला पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी आरबीसी बोलो क्या बोला मैंने? 0.9%, बोलो 0.9% बोलो NaCl के साथ क्या होती है? आइसोटोनिक। अब देखो ये लाइन कैसे काम आ सकती है। यहाँ पर मैं 3 केस कर रहा हूँ जो एग्जाम में पूछते हैं। सपोज एक कंटेनर लिया, ओके, इसमें मैंने बोलो यहाँ पर आरबीसी डाल दी। क्लियर? ये तो कौन है? आरबीसी। हाँ सब, आरबीसी इज एनिमल सेल। एनिमल सेल मतलब लैक ऑफ सेल वॉल, ये आपके हमेशा दिमाग में होना चाहिए। क्लियर? अब मैंने यहाँ पर बार 0.5% क्या लिया? NaC, ठीक है। बोलो रिजल्ट देखना चाहता हूँ क्या होगा आरबीसी के साथ। क्लियर? ओके, दूसरा केस क्या ले रहा हूँ? ओके, नोट करने से ज्यादा समझ लो, ठीक है। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये है आरबीसी, ठीक है। और इस बार मैंने क्या किया, अलग एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। ये कंटेनर लिया और यहाँ पर मैंने लिखा 1.5% NaCl, ठीक है, या 1%, 2%, 5%, कोई दिक्कत नहीं है, बस 0.9% से ज्यादा है। क्लियर? और तीसरा केस मैंने लिया जिसके अंदर आपको मैं कह रहा हूँ, एक कंटेनर लिया मैंने और उसके अंदर मैंने आरबीसी को डाला। क्लियर? और बोलो यहाँ पर मैंने 0.9% 3 के अलावा छोटा केस ही नहीं हो सकता है। या तो आपको बिलो 0.9% मिलेगा या अबव मिलेगा या उतना ही मिलेगा, ठीक है। तो अब अपन ने देखा कि आरबीसी बोलो ऐसे कंटेनर में रखी हुई है जिसमें 0.5% NaCl है, तो आरबीसी क्या फील करेगी कि मैं तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, मैं किस में हूँ? हाइपोटोनिक, क्योंकि मेरे अंदर तो 0.9% है। बोलो क्लियर? तो वो क्या फील करेगी कि मैं कैसे में हूँ? हाइपोटोनिक में। तो यहाँ पर ये किसका रोल करेगा? बोलो हाइपोटोनिक का। क्लियर? और जब हाइपोटोनिक का रोल करेगा तो बोलो हमेशा जो है वाटर का फ्लो है, बोलो पानी का, वो तो बोलो आपसे में को हाई अमाउंट ऑफ वाटर से लो अमाउंट ऑफ वाटर जाएगा, तो पानी ऐसे जाए, ठीक है, ऐसे जाएगा। तो बोलो क्या होगा रिजल्ट? आरबीसी टर्जिट हो जाएगी, ब्लास्ट हो जाएगी? पहला ऑप्शन ही टर्जिट आएगा, जबकि आंसर क्या होगा? ब्लास्ट, ठीक है। बोलो ड्यू टू लैक ऑफ सेल वॉल, ठीक है, ड्यू टू, मैंने कहा एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल नहीं होती है, इसलिए एनिमल सेल है आरबीसी, वो क्या हो जाएगी? फट जाएगी, ब्लास्ट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होगा? आरबीसी सोचेगी और मेरे बाहर है 0.5%, 1.5, मेरे अंदर तो 0.9 है, इसका मतलब वो फील करेगी कि मैं एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हूँ। इसमें हूँ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका मतलब इस केस में क्या होगा? आरबीसी के अंदर माल मसाला बाहर निकलेगा और आरबीसी के अंदर माल मसाला वो क्या निकलेगा? बाहर निकलेगा। तो रिजल्ट क्या होगा? आरबीसी क्या हो जाएगी? फ्लैसिड। बोलो आरबीसी क्या हो जाएगी? फ्लैसिड, ठीक है, पिचक जाएगी, फ्लैसिड हो जाएगी, ठीक है। बोलो फ्लैसिड हो जाएगी, बोलो इसका मतलब उसका शेप चेंज हो जाएगा। बोलो बात समझ, इसी बात है। बोलो क्लियर? ओके। अच्छा, इसमें क्या होगा? नो चेंज, क्योंकि आरबीसी कहेगी मैं तो जैसी मैं हूँ वैसी है बाहर। क्लियर? तो नो चेंज आपसे मैं कह रहा हूँ, बोलो नो चेंज, ठीक है, इन आरबीसी शेप। क्लियर? आरबीसी के शेप में कोई चेंज नहीं आएगा। अच्छा, इधर ध्यान देना, अरे रुको तो सही, ठीक है। इधर ये क्या है? 1.5% NaCl, तो ये कैसा है? हाइपरटोनिक।
बोलो वाटर हमेशा किधर से ज्यादा है, अपनी ज्यादा मात्रा से, तो वाटर ज्यादा कहाँ होगा, अंदर ही होगा। बोलो अरे जहाँ डायलेटेड सॉल्यूशन होता है वहाँ वाटर ज्यादा होता है, जहाँ कॉन्सेंट्रेट होता है वहाँ वाटर कम होता है। बात समझ में आए बोलो। और आपको पता होना चाहिए। अच्छा मैं यहाँ पर लॉजिक जो बता रहा हूँ उसको बात को समझना। हालांकि प्लांट वाटर रिलेशन में पूरा टॉपिक ही है किसी का पढ़ते हैं जिसका नाम है, बोलो आपसे वो ऑस्मोटिक रिलेशन वगैरह सब कुछ क्लियर, उसमें डीपीडी वगैरह सब बताते हैं। तो अभी मैंने जो बताया मेरी बात को समझना, ठीक है। बोलो यहाँ पर ये मैं आरबीसी की बात कर रहा हूँ और ये एग्जैक्ट फैक्ट है, बात समझ। प्लांट में तो बहुत सारे क्वेश्चन बनाते हैं, प्लांट में भी होता ऐसे ही है, लेकिन प्लांट में तो क्या होता है हम बोल देते हैं एक प्लांट सेल को हाइपोटोनिक में रखा, एक प्लांट को हाइपोटोनिक में लिखा। लेकिन यहाँ पर तो हमें खुद को पता लगाना पड़ेगा इस परसेंटेज को देख के वो आप उसको कैसे ट्रीट करोगे, हाइपो करोगे हाइपर करोगे, समझे बोलो। क्योंकि आपको ये लाइन पता होनी चाहिए आरबीसी 0.9% एनएसीएल के साथ आइसोटोनिक होती है। अब मैंने रखा 0.5%, मैं 0.5 रखूँ, 0.8 रखूँ, 0.1 रखूँ, एक ही बात है, केस रिजल्ट सेम होंगे। अब आप सोचो आरबीसी को क्या फील होगा, ये मेरे बाहर जो है वो तो डायलेटेड सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक मतलब डायलेटेड, हाइपोटोनिक मतलब कॉन्सेंट्रेट, क्लियर। तो डायलेटेड सॉल्यूशन है तो इसका मतलब हुआ ऐसा ये सॉल्यूशन है। अब आपको पता है कि जो ऑस्मोटिक फिनोमिना है उसमें वाटर मॉलिक्यूल किधर से किधर जाते हैं, बोलो अपनी ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की। तो जिधर कॉन्सेंट्रेशन बोलो सॉल्यूट की कम होती है उधर सॉल्वेंट ज्यादा होता है, तो वाटर मॉलिक्यूल इधर ज्यादा है, बोलो इधर कम है, तो जाएंगे तो ऐसे ही। बात समझ में। अब किसी के दिमाग में आता है सर यहाँ कौन सी एसपीएम है, भाई मेरी बात को समझना। एसपीएम का मतलब होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और आपको पता होना चाहिए हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिवली परमेबल होती है, और सेलेक्टिवली परमेबल आल्सो एग्जांपल ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। बात समझ में आए बोलो। इसलिए ये फिनोमिना को हम यहाँ पर सोच सकते हैं, ठीक है। रिजल्ट मेरी बात समझ में आए? अरे समझे नहीं समझे बोलो ओके। बात समझे नहीं समझे बोलो ओके। तो ये .24 कैसे काम का समझ में आया बोलो आपको। यहाँ पर मैं 1% लिखता तो भी यही रिजल्ट होता। यहाँ बात 1.5 की नहीं है, अबव 0.9 की। बोलो मैं 2 लिखूं, 5% लिखूं, 1% लिखूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर 0.5 लिखूं, 0.8 लिखूं, 0.1 लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में। बस आपको ये फैक्ट याद होना चाहिए जो बड़ा काम का है कि हमारी आरबीसी 0.9% NaCl के साथ आइसोटोनिक होती है। तो आई थिंक मेरी बात समझ में आए बोलो, नोट करोगे। NaCl का अमाउंट कम है, ठीक है। तो जब मैं प्लांट वाटर रिलेशन पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से आपको हाइपर ठंडे पानी किधर से किधर आता है सब क्लियर, ठीक है। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट कहते हैं, वो तो मैंने पहले ही कल ही बता दिया था। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं, उसको थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, इसलिए मैंने वापस लिखा नहीं, बात समझ लो ना, ठीक है।
आरबीसी का रंग लाल होता है, कारण हीमोग्लोबिन। ठीक है, यहाँ पर एक नीचे 25 और लिख रखते हो। रेंज ऑफ डेप ऑफ आरबीसी को बोलते हैं कोइकिलोसाइटोसिस। ठीक है, बोलो जैसे एनआइसोसाइटोसिस किसको कहा था? साइज के चेंज को, और शेप के चेंज को क्या कहते हैं? पोइकिलोसाइटोसिस। ठीक है, पोइकिलोसाइटोसिस। ये समझ में आया बोलो आपको? ठीक है। पहले बताओ, आरबीसी समझ में आया बोलो आपको? आरबीसी की सारी बातें अपन ने पॉइंट्स में लिखी, और हर पॉइंट अपने आप में एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बोलो? डब्ल्यूबीसी। ठीक है, आरबीसी की स्टडी अलग तरह की थी, डब्ल्यूबीसी की स्टडी अलग तरह की। आरबीसी में हमने 1 2 3 करके किया, डब्ल्यूबीसी में भी पहले तो सारी कॉमन बातें बता रहा हूँ। ठीक है, डब्ल्यूबीसी के क्या खुद के 5 टाइप है, बात समझो ना। एसिडोफिल्स, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। फिर उनके बारे में फैक्ट और उनकी बातें जानना पड़ता है। ठीक है, तो ये मैंने सारी बातें इसमें 25 पॉइंट में बता दी है। ठीक है, शेप चेंज हो गया ना, ये फ्लैसिड हो जाएगी। कोई किलोसाइटोसिस। ठीक है, बात समझो ना। ओके, उसके बाद 20, मतलब अब क्या बता रहा हूँ? डब्ल्यूबीसी। ठीक है, बोलो पहले आरबीसी देखा था, व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, ओके, अब पहले जो नॉर्मल बातें हैं, इसके भी साइज, शेप, काउंट, बोलो लाइफ स्पान, वही बातें सबसे पहले करेंगे। तो पहले मैंने आपको पहले कहा, बोलो कलर लेस। ठीक है, कलरलेस ब्लड सेल। ठीक है, दूसरा बोलो इसे क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। ठीक है, बी कहते हैं। तीसरी बात, अगर मैं बात करूँ आपको, मैंने कहा सेप, तो लफड़ा ही नहीं है, क्या कर दिया मैंने? अमीबॉइड। जब किसी का सेप अमीबॉइड कह दिया जाता है तो सेप इज नॉट
फिक्स। बात समझ में आए बोलो ओके। उसके बाद साइज की बात करूं तो 10 to 20 माइक्रोन। यहाँ मैं एग्जैक्ट नोट मत करो, इधर ध्यान दो। एग्जैक्ट साइज क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसमें फिर अलग अलग होती है। और बोलो आरबीसी तो एक होती है, प्लेटलेट एक होती है, उनकी तो साइज हम फिक्स बताएंगे। इसमें हम हर जगह रेंज की बात करेंगे, क्योंकि इसमें एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल सब अलग अलग होती है ना। तो मैंने बोला 10 to 20 माइक्रोन। मैंने कहा यहाँ पर लाइफ स्पान, ठीक है, तो लाइफ स्पान मैंने कहा आवर्स में। क्लियर? बोलो किस में होता है? घंटों में होता है। किसी का 10 घंटा, किसी का 5 घंटा, ऐसे के लिए हावर्स में होता है। ठीक है, मतलब आप समझे आरबीसी का लाइफ स्पान कितना था? 120 डेज, जबकि डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पान क्या होता है? हावर्स में होता है। डब्ल्यूबीसी बनती है, नष्ट होती है, बनती है, नष्ट होती है। जब हमें इन्फेक्शन होता है तो ज़्यादा बनती है, बस यही होता है। बात समझ में? तो जब भी आपको फीवर आता है या आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो ब्लड टेस्ट इसीलिए कराते हैं कि वो देखते हैं कि आपका डब्ल्यूबीसी बढ़ा हुआ है क्या। अगर डब्ल्यूबीसी बढ़ा हुआ मिल जाता है तो श्योर हो जाता है कि आपको मे बी एनी टाइप ऑफ। बात समझ में आए बोलो ओके। तो यहाँ पर मेरी बात समझ में आए बोलो। अगर सपोज दैट किसी को डब्ल्यूबीसी का जबर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ मिल रहा है, बात समझो ना, जैसे नॉर्मल काउंट 8000 से 13000 है, किसी का सपोज दैट 15 आ रहा है, 17 आ रहा है, तब तो ठीक है। 50,000 से ज़्यादा आ रहा है, इट मीन्स बोलो ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर। बात समझ में आए बोलो ओके। तो यहाँ पर नंबर 6, तो कभी भी अगर आपको डॉक्टर बोलते हैं कि ब्लड टेस्ट कराना है तो टेस्ट करवाना चाहिए। बात समझ ना, उससे क्या होता है? प्रॉपर डायग्नोस होता है कि इस पर्सन को एंटीबायोटिक की नीड है या नहीं है। बोलो एंटीबायोटिक समझते बोलो। एंटीबायोटिक तभी लेनी चाहिए जब आपको एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन हो। आज के टाइम में इंडिया में क्या हो गया है बोलो, आपसे मैं करूँ थोड़ा बहुत भी जुकाम हुआ, चलो डॉक्टर कौन पूछता है? एंटीबायोटिक ले ली। बात समझ में? एंटीबायोटिक केवल रिकमेंडेड ओनली एंड ओनली एट द टाइम ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के अलावा कभी भी एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए। बात समझो ना, क्योंकि हर एक बोलो मेडिसिन एक पॉइजन है। बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ अननेसेसरी लोगे तो वो आपको बॉडी में हार्म करे। क्लियर? ओके। क्या बताया मैंने? बात समझ में आया बोलो। और मैं तो आपसे खुद कह रहा हूँ, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, फिर भी मैं आपको जितना हो सके मेडिसिन को अवॉइड करना चाहिए। क्लियर? बोलो जितना आप अवॉइड करोगे उतना ही आप ज़्यादा ओके रहोगे, क्योंकि ये केमिकल आपकी बॉडी में जाकर कहीं ना कहीं ऑर्गन को डैमेज करते हैं। मतलब जो ज़्यादा केमिकल मेडिसिन लेते रहते हैं उनकी किडनी पर सब पे असर पड़ता ही पड़ता है। बात समझो ना ओके। स्पेशली पेन किलर तो बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। और इंडिया में सबसे ज़्यादा मार्केट किसका है? पेन किलर। बात समझ, सहन शक्ति नहीं है। ओके, यहाँ पर क्या बता रहा हूँ समझ में आया बोलो। लाइफ स्पान क्या बताया? हावर्स में। क्लियर? काउंट ऑफ डब्ल्यूबीसी। ठीक है, तो अब डब्ल्यूबीसी का काउंट क्या दो तरह का होता है। एक होता है टीएलसी, एक होता है डीएलसी। एक क्या होता है? टीएलसी, एक होता है डीएलसी। ठीक है, तो मैंने कहा यहाँ पर टीएलसी। टीएलसी का मतलब होता है टोटल, बोलो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। ठीक है, तो वो जो होता है वो होता है 8000 to 13,000 पर MMQ ऑफ ब्लड। ठीक है, ये टीएलसी बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, तो जब भी आप ब्लड टेस्ट कराते हो तो उसमें एक आपका टीएलसी आता है और एक आपका डीएलसी आता है। टीएलसी तो हमें टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट बताता है, डीएलसी हमें बताता है कि 5 डब्ल्यूबीसी में से कौन सी बड़ी हुई है। ठीक है, तो नंबर 7 मैंने कहा डीएलसी। डीएलसी का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है, बोलो ल्यूकोसाइट काउंट। ठीक है, यानी अलग अलग डब्ल्यूबीसी। तो यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ, एक एसिडोफिल्स, ठीक है, एसिडोफिल्स, एक होती है बोलो बेसोफिल्स। ठीक है, बोलो बेसोफिल्स, एक होती है न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, एक होती है मोनोसाइट और एक मोनोसाइट और एक होती है साइट। ठीक है, ये 5 ही डब्ल्यूबीसी होती है जिनके बारे में हम जानेंगे। तो मैंने कहा जो एसिडोफिल्स होती है, देयर एसिडोफिल्स वो होती है, मैंने यहाँ पर लिखा 4% ऑफ
टीएलसी। क्लियर? मतलब इनको कैसे बताया जाता है? टीएलसी के कंपेयर में कितने 4%? नॉर्मली जितना टीएलसी होता है उसका 4% क्या होती है? एसिडोफिल्स। 0.4% ऑफ टीएलसी क्या होती है? बोलो बेसोफिल्स। बोलो 65 to 70, बोलो मैंने कहा 70% क्लियर ऑफ टीएलसी। इसका मतलब हुआ कि हमारे बोलो डब्ल्यूबीसी में सबसे ज्यादा नंबर किसका होता है? बोलो न्यूट्रोफिल्स का होता है। क्लियर? फिर मैंने कहा 4 to 8% ऑफ टीएलसी, और ये होती है बोलो 20 से मैंने कहा 30% ऑफ टीएलसी। ठीक है? तो सबसे ज्यादा होता है किसका? बोलो न्यूट्रोफिल्स, और दूसरा नंबर होता है लिम्फोसाइट। क्लियर? सबसे कम होता है बेसोफिल्स। अब क्या है, ये क्या काम करती है? ये तो हमें इनका सबका क्या लाइफ स्पान, क्या साइज, क्या शेप, मुझे कैसे पता चलेगा बेसोफिल कौन है? इन सब की अपनी पहचान होती है। तो ये पांचों हमें डिटेल से पढ़ना है। डब्ल्यूबीसी में हम क्या पढ़ते हैं? इन्हीं पांचों के बारे में पढ़ते हैं, इन पांचों की शेप, इन पांचों की पहचान, इन पांचों का वर्क, एवरीथिंग। क्लियर? आरबीसी में क्या पढ़ते हैं? आरबीसी के सारे फैक्ट्स पढ़ते हैं। डब्ल्यूबीसी में इन पांचों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है? तो आपको पहले मैंने 7 बातें जनरल बताई, वो समझ में आया? बोलो साइज बताई, शेप बताया, काउंट बताया, कलर बताया, ठीक है, लाइफ स्पान बताया। okay? शेप नॉट फिक्स। ठीक है? कुछ भी बना देंगे तो चलेगा। बात समझ रहे हो ना? टीएलसी पूछे तो कितना होता है? 1000 to 13। तब आपने अगर ब्लड टेस्ट कराया में आपका डब्ल्यू 8,000, 12,000 आ रहा है तो मीन्स नॉर्मल। 15,000, 17,000 आ रहा है क्लियर? ये बोलो। ये ये तो 7 बातें जनरल बातें बताई जो हमें सबसे पहले पता हो। अब हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा क्लासिफिकेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी।
ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स एंड लॉब्स इन, बोलो आपसे में न्यूक्लियस, उस बेसिस पर टू टाइप्स, एक ग्रेन्युलोसाइट और एक एग्रेन्युलोसाइट। डब्ल्यूबीसी टू टाइप्स की होती है, दो क्लासिफाई, एक ग्रेन्युलोसाइट और एक एग्रेन्युलोसाइट, ठीक है। क्या तुम्हें बोलो ये? ओके। अब मैंने कहा यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, बोलो क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी, ठीक है, ऑफ डब्ल्यूबीसी। मैंने कहा यहाँ पर ऑन द बेसिस, ठीक है, ऑफ प्रेजेंस, ठीक है, ऑफ ग्रेन्यूल्स एंड लॉब्स, ठीक है, ऑफ लॉब इन, लॉब ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। ओके, तो न्यूक्लियस के बोलो पिंडों और ग्रेन्यूल्स की उपस्थिति के आधार पर कणिकाओं, ठीक है, कणिकाओं उपस्थिति तथा केंद्रक के बोलो लॉब में, पालियों में, ठीक है, विभक्त होने के आधार पर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स एंड बोलो लॉब ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। इस बेसिस पे डब्ल्यूबीसी कितने तरह की होती है? दो तरह की। एक होती है बोलो ग्रेन्युलोसाइट डब्ल्यूबीसी, क्लियर, और एक क्या होती है बोलो एग्रेन्युलोसाइट, एग्रेन्युलोसाइट डब्ल्यूबीसी, ठीक है। अब मैं आपको दोनों में डिफरेंस बता, बात समझना। बोलो एक है ग्रेन्युलोसाइट और एक है एग्रेन्युल, एक कणिका युक्त और एक कणिका रहित, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या बता रहा हूँ, जो ग्रेन्युलोसाइट डब्ल्यूबीसी होगी, जो ग्रेन्युलोसाइट डब्ल्यूबीसी होगी, इन बोलो इनके साइटोप्लाज्म, ठीक है, में स्पेसिफिक डाई, ठीक है, डाई से स्टेन होने वाले ग्रेन्यूल्स, ठीक है, होने वाले ग्रेन्यूल्स, ओके, उपस्थित होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? ग्रेन्युलोसाइट। और इनके साइटोप्लाज्म में ऐसे कोई ग्रेन्यूल्स नहीं होंगे, साइटोप्लाज्म बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा, कोई ग्रेन्यूल्स बोलो प्रेजेंट नहीं होंगे। तो मैंने कहा इनके साइटोप्लाज्म, ठीक है, बोलो में ग्रेन्यूल्स, ठीक है, ग्रेन्यूल्स कणिकाएं क्या होती है? एब्सेंट होती है, ओके। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या बता रहा हूँ, यहाँ पर मैंने कहा जो ग्रेन्युलोसाइट होते हैं उनका न्यूक्लियस बोलो लॉब्स में डिवाइडेड होता है, किसी में 3 to 5, किसी में 2 लॉब में, क्लियर, ओके, जबकि इनका न्यूक्लियस लॉब में डिवाइडेड नहीं होता, क्लियर। तो वो तो मैं पांचों का सेप बनाऊंगा तो अपना पता चलेगा, और एक्चुअली इनको पहचाना ही न्यूक्लियस से पहचाना जाता है। आज आप ब्लड टेस्ट कराना चाहते हो, कभी कभी सरप्राइज होते होंगे, 200 ब्लड दिया मैंने, उसमें बोलो सब पता चल जाता है लैब के अंदर कि डब्ल्यूबीसी एसिड बेसोफिल्स कितनी है, कितनी है, आरबीसी कितनी, तो कैसे पता चलता है? एक मशीन हो, आप समझ ना, उस मशीन के अंदर सारी इंफॉर्मेशन फीड की जाती है कि ऐसी वाली आरबीसी, ऐसी वाली डब्ल्यूबीसी, बोलो ऐसी मतलब कैसी वाली, वो तो मैं आपको एक एक पहचान बताऊंगा, वो पहचान इसमें फीड की जाती है। तो आपका सारा काउंट किया जाता है पर MM³ ऑफ ब्लड के अंदर, आज समझ में आया बोलो? तो उससे पता चल जाता है कि वो कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर मशीन जो होती है वो रिकॉग्नाइज करती है कि आप में कितनी एसिडोफिल्स है, कितनी बेसोफिल्स है, कितनी न्यूट्रोफिल्स है, कितनी लिम्फोसाइट है। इन सबका शेप अलग होता है, मतलब शेप इनका मतलब सबकी पहचान अलग होती है। किसी के अंदर न्यूक्लियस बड़ा होगा तो किसी का न्यूक्लियस 5-6 पालियों में होगा, तो किसी में S शेप होगा, तो किसी में किडनी शेप होगा, समझ में, सबकी पहचान होती है, क्लियर। तो यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ कि जितने भी ग्रेन्युलोसाइट है बोलो इनका न्यूक्लियस, ठीक है, बोलो न्यूक्लियस मैंने कहा लॉब, ठीक है, बोलो लॉब मतलब पालियों में, ठीक है, बोलो लॉब में डिवाइडेड रहता है, ठीक है, जबकि इनका न्यूक्लियस क्या होगा? लॉब्स में डिवाइडेड नहीं होगा, ठीक है। बोलो न्यूक्लियस मैंने कहा लॉब में डिवाइडेड नहीं बोलो होता है, ठीक है। उसके बाद जो ग्रेन्युलोसाइट वाली है
उनका सिंथेसिस रेड बोन मेरो द्वारा किया जाता है। ठीक है, बोलो जो सिंथेसिस की बात करूं तो यहाँ पर मैंने कहा बोलो बाय रेड बोन, ठीक है, राइट, रेड बोन मेरो लाल अस्थि मज्जा। और जो एग्रेनुलोसाइट वाली है उनका सिंथेसिस की बात करूं तो सिंथेसिस मैंने कहा मेनली, ठीक है, बोलो मेनली लिम्फोइड ऑर्गन द्वारा, ठीक है, लिम्फोइड ऑर्गन, ठीक है, लिम्फोइड ऑर्गन। ये मुझे क्यों लिखना पड़ रहा है, क्योंकि इसमें मोनोसाइट और लिम्फोसाइट आएगी। जो मोनोसाइट आएगी उसको तो रेड बोन मेरो ही बनाएगा, लेकिन जो लिम्फोसाइट आएगी उसको लिम्फोइड ऑर्गन बनाएगा। बात समझ में आए, बोलो क्लियर। इसलिए मेनली क्या बोला, लिम्फोइड ऑर्गन। फिर मैं बात करूं एग्जांपल की, तो इसमें ग्रेन्युलोसाइट में 3 आती है, एक आती है एसिडोफिल्स, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए एसिडोफिल्स का दूसरा नाम होता है इओसिनोफिल्स होता है। क्या होता है बोलो, इओसिनोफिल्स। क्या होता है बोलो, बोलो आपसे हम क्या बोलते हैं इसको, बोलो मैंने लिखा इओसिनोफिल्स बिकॉज ये इओसिन पेन होती है। क्लियर, ओके। फिर मैंने लिखा बोलो बेसोफिल्स, ठीक है, और इसी तरह से क्या लिखा बोलो न्यूट्रोफिल्स। ये तीनों जो है वो कौन है बोलो, आप कहोगे ग्रेन्युलोसाइट है। क्लियर, और इधर एग्जाम्पल की बात करूं, एक है बोलो मोनोसाइट और एक है बोलो आपकी लिम्फोसाइट। क्लियर, कौन है, लिम्फोसाइट। फिर लिम्फोसाइट में 2 है, एक टी लिम्फोसाइट और एक क्या है बोलो बी लिम्फो। क्लियर, एक क्या है, बी लिम्फोसाइट। ऑल आर सेल ऑफ ब्लड, ऑल आर सेल ऑफ ब्लड। आ समझ में, तो इसका मतलब हुआ इन्हीं पांचों की डिटेल स्टडी हम कल। आ समझ में आए बोलो, अभी तो मैंने केवल जनरल इंट्रोडक्शन दिया है। ओके, नोट करो। बात समझ में आई मेरी आपको, ठीक है। गर्ल्स प्रेजेंट एंड गर्ल्स एब्सेंट इन साइटोप्लाज्म। ओके,